हाँ तो नमस्कार मेरे बाल मंडली के छात्रों, आज आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है इस ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि आपको ज्ञात है कि ये ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था क्यों की गई, तो इसका एक ही उद्देश्य है। कोविड-19 एक ऐसी महामारी आ चली है जिसके कारण पूरा विश्व क्षतिग्रस्त और संकट की स्थिति के बादलों के रूप में चल रहे हैं, जिसके कारण सारी कार्यविधि जो है वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गए हुए हैं। अर्थात यूं समझ ले कि कार्य व्यापार, खास तौर से जो है शिक्षा संस्थान जो है और देश की जो आर्थिक स्थिति है, ये दोनों चरमरा गए हुए हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं बाल मंडली छात्रों को उदाहरण स्वरूप पेश करते हुए बड़े कक्षा वाले छात्रों के लिए एक उद्देश्य के साथ साथ एक उदाहरण पेश करने जा रहा हूं। आप सभी उन बड़े कक्षा वाले छात्रों के लिए रामबाण का काम सिद्ध होंगे, ये मुझे आशा है जी। तो मैं बता दूं आपको कि आप सभी इस क्लास की आन बान और शान है। आप ही देश की मान मर्यादा है। आने वाला कल आप पर ही टीका होगा, क्योंकि आप लोग कर्मवीर हैं और जब तक आप जैसे कर्मवीर नहीं होंगे तब तक देश का क्या स्वयं का भी विकास संभव नहीं है और ना ही समाज का विकास संभव है और ना ही घर परिवार का विकास संभव है। इसलिए मैं आप सबको एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो चलिए मेरे प्यारे छात्रों, मैं आज की कक्षा को आगे की तरफ बढ़ाता हूँ। तो मैं बताता हूँ कि जो हमारे कैमरा मैन है, अब वो कैमरा बोर्ड की तरफ करेंगे। आज की जो कक्षा है, इस कक्षा में विशेष तौर से अंग्रेजी ग्रामर के मूलभूत तत्वों के बारे में परिचर्चा की जाएगी। थोड़ा कम बोलेंगे आप, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं आप। तो हमारे जितने भी बाल मंडली के छात्र हैं, मैं कक्षा को आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए मित्रों, आपको पता होगा कि कोई भी भाषा हो, उस भाषा पर जब पकड़ बनाने की बात आती है तो हमारा पहला फोकस जो है उसके ग्रामर पर जाता है। कहाँ जाता है? उसके ग्रामर पर। हाँ, ग्रामर पर जाता है। हाँ, चूंकि आप लोग छोटे हैं, थोड़ी सी उच्चारण में गलती होगी, मैं मानता हूँ। उच्चारण में तो सबसे गलती हो जाती है, इसलिए प्रैक्टिस होगा, सब सुधर जाएगा। चलिए, तो हमें ग्रामर पे पकड़ बनानी होगी, चाहे वो संस्कृत भाषा हो, हिंदी भाषा हो, अंग्रेजी भाषा हो या दुनिया की कोई भी भाषा हो, उस पर पकड़ बनाने के लिए हमें उसके ग्रामर को अपने अधीन करना होगा। तब जाकर के वो जो है हमारे अधिकार क्षेत्र में आएगा। हाँ, तो थोड़ा कम बोलेंगे आप। तो आज मैं आपको इस कक्षा में बता दूं कि अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं, उन सभी शब्दों के वर्गीकरण के जो आधार हैं वो मूल रूप से दो हैं। पहला मैं बता दूं, एंशिएंट या ओल्ड क्लासिफिकेशन है। दूसरा क्लासिफिकेशन जो है वो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। तो एंशिएंट या ओल्ड क्लासिफिकेशन के आधार पर शब्दों को 8 भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। हाँ, ठीक है, बढ़िया, अच्छा है। अब इसके अंतर्गत ये आते हैं, खास तौर से देख लीजिए, ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, मैं समझा दूं आपको एक बार फिर से। ये जो अंडरलाइनिंग मैंने कर रखा है, ये सब के सब जो है
ये ओल्ड क्लासिफिकेशन है। कौन सा क्लासिफिकेशन है? ओल्ड क्लासिफिकेशन है। ओल्ड क्लासिफिकेशन, हाँ ओल्ड क्लासिफिकेशन है। देखिए इसमें पहला जो पॉइंट है वो है नाउन का। क्या है? नाउन। इसकी हिंदी संज्ञा होती है। क्या होती है? संज्ञा होती है। चलिए ये दूसरी जो पॉइंट्स है ये प्रोनाउन का है। क्या है? प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन। हाँ इसकी हिंदी सर्वनाम होती है। सर्वनाम। क्या होगी? सर्वनाम। सर्वनाम होगी जी। अगला जो क्लासिफिकेशन है वो है एडजेक्टिव। क्या है? हाँ एडजेक्टिव है। और इसकी हिंदी जो होती है वो उसे हम विशेषण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? विशेषण के नाम से। जी जी। अगली जो पॉइंट्स है देख लीजिए, ये अगला जो पॉइंट्स है इसे हम वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब। इसकी हिंदी क्रिया होती है। क्या होती है? क्रिया होती है। ये जो अगला जो पॉइंट्स है इसको हम एडवर्ब कहते हैं। क्या बोलते हैं? एडवर्ब। हाँ एडवर्ब की हिंदी क्रिया विशेषण। क्या होगी? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण होती है। और ये जो है आपका प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। हाँ प्रीपोजिशन की हिंदी संबंध बोधक होती है। क्या होती है? संबंध बोधक। संबंध बोधक। नहीं फिर से संबंध बोधक। बोधक। हाँ फिर आगे चलते हैं। बाल मंडली के छात्रों, आप विश्व के लिए नमूना बनकर साबित होंगी, ये मेरा दावा है। लोगों को थोड़ी सी हैरत होगी कि ऐसे ये छोटे छोटे बाल मंडली वाले क्लास के ये हायर क्लास के स्टडीज में कैसे शामिल हो गए। तो उन्हें सीख मिलेगी। हाँ अब अगला जो है कंजंक्शन है जिसकी हिंदी सह संयोजक होती है। क्या होती है? हाँ सह संयोजक। हाँ सह संयोजक। हाँ चलिए ये इसका आखिरी जो है जिसको हम लोग इंटरजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ इंटरजेक्शन। इसे हम हिंदी में विस्मयादि बोधक कहते हैं। क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक कहते हैं। चलिए ये तो हमने ओल्ड क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा की। ये मैंने केवल पॉइंट्स बताए हैं। क्या बताए हैं? पॉइंट्स बताए हैं। अब बारी बारी से इस सब का डेफिनेशन होगा, यानी कि इसकी परिभाषा हिंदी में होगी, अंग्रेजी में होगी। ठीक है। फिर अब ओल्ड क्लासिफिकेशन पर मैं चलता हूँ और फिर बारी बारी से सबको डिफाइन करूंगा। देखिए अब ओल्ड जो क्लासिफिकेशन था क्लियर हुआ, इसमें तो कोई परेशानी आप लोग को है नहीं? नहीं। चलिए अब चलते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन पर। किस पर? मॉडर्न क्लासिफिकेशन। देखिए हमारे प्यारे छात्रों, मॉडर्न क्लासिफिकेशन में मूल रूप से एफिक्स को ध्यान में रखा गया है। एफिक्स के आधार पर, समझे? हाँ एफिक्स के आधार पर अंग्रेजी भाषा के सभी शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। हाँ बांटा गया। किसको बांटा गया है? तो अंग्रेजी के सभी शब्दों को। हाँ कितने भाग में? 2 भागों में। चलिए अब ये मैं बता दूं कि एफिक्स है क्या, चूंकि इसके आधार पर जो वर्गीकरण किए गए हैं, इस वर्गीकरण पर मैं आपको बता दूं कि एफिक्स से एक शब्दांश होता है। क्या होता है? शब्दांश। हाँ जो खास तौर से स्वतंत्र रूप में इसका कोई अर्थ ही नहीं है। जिस तरीके से पानी का कोई रंग नहीं होता, कोई स्वाद नहीं होता, समझे? कोई आकृति नहीं होती, ठीक उसी तरीके से ये एफिक्स का भी वही हाल है। लेकिन पानी को जिस पदार्थ में मिला देते हैं वो उसी का रंग, उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, उसी का टेस्ट ग्रहण कर लेता है। ठीक उसी तरीके से एफिक्स भी है। हाँ एफिक्स का काम है कि ये किसी शब्द के आगे जुड़ेंगे या पीछे जुड़ेंगे। ठीक है। वर्ड बिफोर या वर्ड आफ्टर। तो वर्ड बिफोर भी जोड़ेंगे या वर्ड आफ्टर भी जुड़ेंगे। दोनों स्थिति में ये उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। किस में परिवर्तन लाते हैं?
अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। मैं आपको एक बार जिक्र कर देता हूँ कि एफिक्स है क्या जरा। एफिक्स है क्या? देखिए एफिक्स के अंतर्गत दो चीजें आते हैं जी जी ठीक है जी सर। एक आएगा आपका प्रीफिक्स, एक आएगा हम लोग का दूसरा का आएगा आपका सफिक्स। ओके, दूसरा का आएगा हम लोग का हाँ। अब देखिए प्रीफिक्स की हिंदी मैं बता ही देता हूँ। जी सर। इसे हम उपसर्ग बोलते हैं। इसका हम बोलते हैं और सर्ग। हाँ, उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग। हाँ, उप का मतलब पहले, सर्ग का मतलब जुड़ना होता है, जो पहले जुड़ते हैं। जी सर। और इसको बोलते हैं प्रत्यय। इसे बोलते हैं हम लोग प्रत्यय। हाँ, क्या बोलते हैं? प्रत्यय। प्रत्यय बोलते हैं, समझे ना? जी सर। अब ध्यान दीजिए, तो ये एफिक्स जो है ये प्रीफिक्स के रूप में और सफिक्स के रूप में काम करते हैं। किस रूप में काम करते हैं? प्रीफिक्स और सफिक्स के रूप में काम करते हैं। ठीक है, चलिए। अब प्रीफिक्स जो होता है ये किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं, ठीक है, और सफिक्स भी क्या होता है, किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं। जी। और दोनों ही अवस्था में उनके अर्थों में परिवर्तन आता है। क्या होता है? परमिशन आता है। जी, मैं आपको यहाँ पर एक बात पर आगाह कर देना चाहूँगा कि अंग्रेजी भाषा पर पकड़ बनाने के लिए वर्ड पावर की जो जरूरत होती है, उसमें एक आपका ये भी रूल है कि वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, समझे, वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम इन्हीं एफिक्स, प्रीफिक्स और सफिक्स का इस्तेमाल करके नए नए वर्ड का निर्माण करते हैं। इसलिए इस आधार पर इन एफिक्स को हम ये कह सकते हैं कि ये एफिक्स हमारे जो है ये है मीनिंग चेंजर है। क्या है? मीनिंग चेंजर है। हम इन्हें क्या कहेंगे? मीनिंग चेंजर कहेंगे। दूसरी स्थिति हम ये भी कह सकते हैं कि ये वर्ड क्रिएटर होंगे। क्या होंगे? वर्ड क्रिएटर। हाँ, वर्ड क्रिएटर होंगे या न्यू वर्ड मेकर के नाम से जानेंगे। हाँ, किन्हें जानेंगे? एफिक्स को। फिक्स को। हाँ, चलिए। प्रीफिक्स के अंतर्गत और सफिक्स में बहुत सारे आते हैं जिसकी चर्चा मैंने इसके पहले वाले वीडियो में कर दिया है। अब चलिए, अब मैं पॉइंट्स बाय पॉइंट्स आता हूँ। अब मैं आपको पहले जो है ये नाउन क्या है, नाउन क्या है, तो देखिए दुनिया में जो चीजें हम देखते हैं वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, वो सब के सब नाउन है। क्या है? नाउन है। यहाँ तक कि हम और आप भी क्या है? नाउन के ही उदाहरण है, नाउन ही है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर ये क्या है? तो नाउन है। ये क्या है? तो नाउन है। ये क्या है? तो नाउन है। अर्थात यूं कह ले कि दुनिया में जो भी दिखाई देगा सब नाउन ही है। क्या है? नाउन ही है। चलिए, अब मैं इसकी अंग्रेजी में डेफिनेशन देता हूँ। सिंपल सी बातें हैं। कह देंगे कि अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। हाँ, दुनिया में जितने भी वस्तु हैं उसके नामों को हम नाउन कहेंगे। दूसरी बात ये कह सकते हैं कि ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, इट। अब चलिए प्रोनाउन पर चलते हैं। प्रोनाउन की हिंदी सर्वनाम है। देखिए, जो संज्ञा के बदले में आते हैं, जो संज्ञा के बदले में व्यवहार किए जाते हैं, उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन कहते हैं। अब अंग्रेजी में डिफाइन करेंगे कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, चाहे ए प्लेस ऑफ नाउन, या ऐसे कह सकते हैं और में इंस्टीड ऑफ नाउन। क्या कहेंगे? इंस्टीड ऑफ नाउन या ए प्लेस ऑफ नाउन। जी, अब है एडजेक्टिव, विशेषण। देखिए, विशेषण का काम है कि ये संज्ञा और सर्वनाम, ठीक है, इन दोनों की विशेषता बताते हैं। एडजेक्टिव का काम है कि जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाइज करता है या मॉडिफाइज करता है। तो यूं कह ले कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन is are called an adjective. जी।
अब वर्ब की बात करेंगे तो वर्ब की हिंदी क्रिया होती है। इससे किसी कार्य के करने या होने का भाव व्यक्त होता है। सिंपल सी बात कह दीजिए कि ए वर्ब इज ए वर्ड, इट शोज एन एक्शन और स्टेट और बीइंग डॉट का के चलता है। एडवर्ब की बात करते हैं तो ये क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण। हाँ, ये क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्या करते हैं? ये क्रिया की विशेषता बताते हैं। इनकी डिफिनीशन की बात करें तो सिंपल सी तौर पे आप कह सकते हैं कि एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज ऑफ द वर्ब्स और अनदर एडजेक्टिव एडवर्ब्स। ओके, अब प्रीपोजिशन की बात करेंगे। प्रीपोजिशन, ध्यान दीजिए, प्रीपोजिशन की जो हिंदी की परिभाषा है तो देखिए, प्रीपोजिशन का काम क्या है कि यह किसी वाक्य में आते हैं। ये प्रीपोजिशन संज्ञा और सर्वनाम से पहले आते हैं, ठीक है। और फिर आगे क्या करते हैं कि इन्हें नाउन का जो संबंध है आने वाले शब्दों के साथ कराने का काम करते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड comes before noun or pronoun in a sentence and also show a relation of noun or pronoun with another words। जी, अब चलिए कंजंक्शन की बात करते हैं। तो ये कंजंक्शन जो होते हैं सहसंयोजक होते हैं। ये दो शब्दों को जोड़ेंगे, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। तो सीधे कहिए कि अ कंजंक्शन इज ए वर्ड इज यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस। ओके, इंटरजेक्शन की बात करेंगे। देखिए, इसकी हिंदी विस्मयादि बोधक होती है, ठीक है। तो इनका काम क्या है कि हमारे मन की जो अभिव्यक्ति हैं, हमारे मन में जो भी विचार आते हैं, उन सभी विचार को, है ना, इंटरजेक्शन की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे कहेंगे कि एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, जो पर ठीक है, which shows must inner feeling और idea, ठीक है, must inner feeling और idea। इसके अंतर्गत मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो नाउन के अंतर्गत जो है राम, श्याम, गंगा, पटना, दिल्ली कुछ भी आ जाएंगे। प्रोनाउन की बात करेंगे तो जो संज्ञा के बदले में आएंगे, जैसे ही, सी, इट, दे, ये सब के सब क्या है? प्रोनाउन है। एडजेक्टिव विशेषण की बात करते हैं। हाँ, विशेषण की बात करेंगे तो गुड आ जाता है, वेरी आ जाता है, समझे कि नहीं, कलर आ जाता है, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। वर्ब की बात कर लेना, क्रिया की बात, तो इसमें डू आ जाता है, रीड आता है, राइट आता है, लाफ आता है, सी आता है, डॉट 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 डॉट, ये सब है। एडवर्ब की बात करेंगे तो वो फास्टली आता है, क्विकली आता है, स्लोली आता है, समझे ना। हाँ, डॉट 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 केसेस। प्रीपोजिशन के अंतर्गत मैं कुछ एग्जांपल्स पेश कर रहा हूँ। इन आ जाएगा, एट आ जाएगा, ओवर आ जाता है, बिफोर आ जाता है, समझे कि नहीं, अक्रॉस आ जाता है, एभव आ जाता है, पुट आता है, एट आता है, डॉट डॉट आते हैं, ठीक है। कंजंक्शन के अंतर्गत एंड, बट और एट, डॉट डॉट आते हैं। इंटरजेक्शन के अंदर ओह, अरे, अहो, अजी, हेलो इत्यादि आते हैं।